Yes. So I am going to give you the important points of chemical bonding. सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड है that is always a stronger bond. सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जो पाई से हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा और आपको ये ऑर्गेनिक में भी बहुत जगह काम आएगी चीज। एक चीज याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, ठीक है, अगर तो मान लीजिए सिंगल सिग्मा कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ये सिग्मा ही है। अगर डबल की बात करें उसमें एक सिग्मा है एक पाई है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा बाकी जो दो बने वो पाई। मतलब सिग्मा बॉन्ड आपके पास हर जगह एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपको कंपाउंड में 2 या 3 सिग्मा बॉन्ड एक ही बॉन्ड के ऊपर ऊपर ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल टाइप बॉन्डिंग है तो एक ही सिग्मा होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, कई बार पेपर में आया हुआ मैंने देखा है, हाइड्रोजन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कभी भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पॉसिबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ ही कंबाइन करे और डबलेट बना ले और यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, H2 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सिग्मा बनने के चांसेस हैं, कभी भी पाई बॉन्ड यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद yes, so I'm going to write pi bonds are more reactive, pi bonds are more reactive, okay, than sigma bonds. Pi bonds are always more reactive than sigma bond. And अगर आपको पूछा जाए रेक्टिविटी के बारे में, रेक्टिविटी 3-4 कंपाउंड दे दें जिसमें पाई बॉन्ड भी है सिग्मा भी है, तो हमें पूछें कि कौन ज्यादा रेक्टिव है, तो याद रखिएगा कि रेक्टिविटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। मींस अगर पाई बॉन्ड हमारे पास ज्यादा है तो रेक्टिविटी इज ऑल्सो मोर, रेक्टिविटी इज ऑल्सो मोर। फाइन, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये कई बार ऑर्गेनिक में भी पूछा जाता है इस चीज का कंसेप्ट। उसके बाद जो भी शेप है किसी मॉलिक्यूल में, अगर हम लिखते हैं शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल, जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए जी व्हाट इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमारे पास शेप बनाता है किसी भी कंपाउंड की, तो हम बोल देते हैं इसको कि दिस इज द डायरेक्शनल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शनल बॉन्ड। अच्छा जी, एक चीज और, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, आपसे पूछा जाए कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल क्लोज क्लोज होंगे। अगर ये क्लोज है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? बॉन्ड लेंथ इज लेस। यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ट्रिपल में है। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा इसकी, उसके बाद इसकी, और ट्रिपल बॉन्ड वालों की बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ठीक है, अब एक चीज और लिखूंगी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब अब मेरे को लगता है कि अब इस टाइम पे आपको इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। किसी भी बच्चे ने अगर रिवीजन करनी है आप वीडियोस देख सकते हैं, बट फ्रॉम माय साइड मेरे को लगता है कि अगर ये चीजें आप पढ़ लेते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट। यस, चलिए अब देखिए, बॉन्ड एनर्जी, reactivity and bond strength. Bond strength increases from single to double and double to triple. कहने का मतलब
अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये तीन चीजें हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का पूछा हो, दिस इज द ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा। इफ दे आर आस्किंग आस टू राइट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी भी ऐसे ही ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। अगर आपको रेक्टिविटी पूछेंगे तो रेक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वालों की ज्यादा होती है। कैसे याद करेंगे आप इसको? एल्केन की रिएक्शन सबसे कम थी आपके चैप्टर में, ऑर्गेनिक वाले में अल्कीन अल्काइन की कितनी ज्यादा रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादा रेक्टिव हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा रेक्टिव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो है हमारे पास बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो ये एक दूसरे के क्लोज आने की वजह से हम क्या बोल देते हैं कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो दिस इज द रीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड लेंथ भी कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी भी इसकी सबसे कम है, इसकी रेक्टिविटी भी सबसे कम है, ठीक है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे कम है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। पेपर में आता भी होता है तो ये चीज हम गलत कर देते हैं, तो इस चीज को रिलेट कर लेना कि ये चीज है, ठीक है। अब एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास वो हमेशा लोकलाइज्ड बॉन्ड है। ये वैसे तो हमें पता ही है, बट लोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि एक ही जगह फिक्स रहने वाला कंपाउंड, ठीक है, एक ही जगह फिक्सिंग वाला बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड नहीं होता, इट इज नॉट डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो मोबाइल है। मोबाइल मतलब ये इजीली रिएक्ट कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह से हम इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे करते हैं ना, एक पॉजिटिव बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, तो लोकलाइज्ड एक जगह पे नहीं है। दिस इज, वी कैन से this is not localized, this is the delocalized bond, this is delocalized bond and we can say this is a mobile bond, ठीक है। एक चीज और, सिर्फ s ऑर्बिटल हैं जो मेनली s ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं कि p वाला p वाले के साथ मिल जाए तो ये सिग्मा बॉन्ड की, या डी के साथ कंबाइन या f वाले कंबाइन करेंगे तो वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते। सिर्फ s वाले ऑर्बिटल इजीली सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यस, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए जैसे sp3 sp3 sp2, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तभी मैं इसको आपके लिख के दे रही हूँ, क्योंकि कई बार ना हमें ध्यान नहीं रहता कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन था हमारे पास, विच इज हैविंग मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, विच इज हैविंग मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इस चीज को आपने कैसे रिलेट करना है, तो इसका आंसर जो है वो लिखिए, मोर डायरेक्शनल इज द बॉन्ड, मोर डायरेक्शनल इज द बॉन्ड। कहीं कुछ लिख दिया कि ये बॉन्ड ज्यादा डायरेक्शनल है, तो अगर बॉन्ड डायरेक्शनल है तो उसकी जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगी, ग्रेटर इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे sp3 मतलब क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाते हैं, आपको पता है कि 4 ग्रुप के साथ अटैच है जैसे कार्बन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। sp2 का मतलब अगर ऑर्गेनिक में हम बात करें, जैसे यूजली यहाँ डबल बॉन्ड कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे अगर हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी है तब भी वो sp2 होगी। ऑर्गेनिक में sp का मतलब अगर वो ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp है। तो आप ना ये ऑर्डर एक बार, मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि क्रैम कर लीजिए, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन नहीं है इसको रिलेट करने का, ठीक है। तो आप ये ऑर्डर थोड़ा सा एक बार 2 बार लिख के देख लेना। क्वेश्चन एक जगह आया हुआ था, तो मैं भी अगर कुछ ऐसा पेपर में आता है तो हमें पहले से पता हो।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन और जो बहुत जगह पे देखा मैंने, एक वर्ड होता है हेड ऑन ओवरलैप, एक होता है लेटरल या साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है, हमेशा जो हेड ऑन ओवरलैप होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखिएगा। जो साइड वाइज ओवरलैप है वो वीक होता है। तो अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे कि पीपी, एसपी, देन एसएस, ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप से बने। अगर आपको कुछ पूछा जाए कि हेड ऑन ओवरलैप है, पीपी कंबाइन कर रहे हैं, एसपी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, एसएस के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर? पीपी के केस में हेड ऑन ओवरलैप सबसे ज्यादा होता है। कैसे? ये पी है, बिल्कुल सीधे तरीके से ये पी से कंबाइन कर रहा है, तो देखिए बहुत अच्छे से ओवरलैप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एस का, ये पी के साथ, ये समवट बेटर, और अगर एस का एस के साथ कंबाइन करना है तो ये बिल्कुल लीस्ट। तो याद रखिएगा, पीपी का सबसे ज्यादा, एसपी का, फिर एसएस का। ठीक है, अब एक चीज और, ये हेड ऑन ओवरलैप का हो गया। और अगर हम बात करें लेटरल की, तो यहाँ पे ना अगर मैं लिखूं पीपी लेटरल, ये याद रखिएगा, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि पीपी एक तो हेड ओवरलैप है, एक है पीपी लेटरल ओवरलैप, ठीक है, तो बताओ जी किसमें हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी? हमेशा हेड ऑन ओवरलैप में स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि पी की पॉसिबिलिटी है वो ऐसे भी कंबाइन कर सकता है इसके साथ, या ये ऐसे भी कंबाइन कर सकता है इसके साथ, या ये ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं। तो पी की लोब्स ही ऐसी हैं कि ये घूम फिर के किसी भी तरीके से कंबाइन कर सकती हैं। तो याद मुद्दे की रखने की, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, याद ये रखेंगे कि कौन सा ओवरलैप स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है जो पेपर में बहुत बार आया हुआ है, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इसके ऊपर आए हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। हाइब्रिडाइजेशन H से लिख रही हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस M, M is the monovalent atom, minus C charge on cation plus A charge on anion। तो मैं लिख देती हूं, जो V है that is valence electron। M क्या था? M is monovalent atom। monovalent atom मतलब जैसे मैं लिखूं फ्लोरीन, उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, अगर मैं लिखूं क्लोरीन, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन लिखेगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ऐसी स्पीसीज जो एक इलेक्ट्रॉन या तो दे या ले, मतलब जिनकी वैलेंसी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तक सीमित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट एटम। सी क्या है? इट इज चार्ज ऑफ कैटायन अगर स्पीसीज में है, और ए हमारे पास है चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, ये चीज। तो अगर एग्जाम्पल मैं दूं, एक क्वेश्चन मैं लेके आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हम इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मेरे पास BF3 है, मैंने अभी लिखा कि हमारे पास जो H है वो बराबर होगा 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है जी, हमेशा जो ये हम देखते हैं सारी चीजें, V जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सेंट्रल एटम के देखते हैं। ठीक है, बोरोन का हमारे पास कितना होता है एटॉमिक नंबर? राइट डाउन, कितने होंगे वैलेंस शेल में, क्या नंबर है बोरोन का? लिखिए। यस, राइट डाउन इन चैट सेक्शन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन? एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p1। तो ये दो और दो जो ये है ना, एक ही मतलब हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए, दैट इज 3। ऐसा नहीं देखना कि ये s में है या p में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका सेम है तो वैलेंस शेल पूरा इकट्ठा गिनेंगे तो 3 आ गए। देखिए 1/2, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। मोनोवेलेंट स्पीसीज है कोई? फ्लोरीन को एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसका मतलब 3 है। क्या इसके ऊपर कोई कैटायन है? नहीं है। क्या इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखा? नहीं लिखा, तो मैं इसको उड़ा दूंगी। 6/2 3। अब जो 3 आया, इसको आपने ना डिवाइड करके देखना है
कि एक इसका sp3 बना, sp2 बना, sp बना, sp3d बना, कि क्या बन रहा है इसका। आप देखिए इसके ऊपर आप 1 1 लिख लीजिए, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं कि मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टोटल गनिए, s का 1 3 इसके, टोटल 4 आना चाहिए आंसर। अगर एक इसका 2 इसके तो कितना बन गया 3। अगर s का 1 p का 1 कितना बन गया 2। अगर इसका 1 इसका 3 इसका ये तो कितना बन गया 5। कितना आंसर आया आपका 3। s तो हमेशा एक ही होगा सभी में, s हमेशा सभी में एक ही होता है। तो एक माइनस करने के बाद कितने p बच गए 2, तो sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक और करवा के दिखाती हूँ, जैसे NH4 पॉजिटिव, तो कैसे निकालेंगे देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2। नाइट्रोजन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये है 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस के होते हैं, तो 5। मोनोवेलेंट स्पीसीज कितनी है 4, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑन के टाइम एक है, एक चार्ज है यहाँ। अगर 2 पॉजिटिव देते तो 2 लिखते। अगर किसी के ऊपर ऐसा दिया है जैसे 1 नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है, हाइड्राइड आयन है जैसे, तो यहाँ 1 इसका ऐड कर देते। तो इट डिपेंड्स कि क्या दिया है, एनायन कुछ भी नहीं है। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो वी आर गेटिंग 8/2 4। 4 टोटल बनाने के लिए s तो हमेशा 1 होगा, p कितने लिखें 3। p को 4 मत लिख देना, p के पास 3 ही रूम होते हैं। ये क्या मतलब है, p के पास 3 डब्बे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा P3 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब S के पास हमारे पास एक ही बॉक्स होता है, तभी S हर जगह एक ही आता है। तो इस तरीके से इसका लॉजिक चलता है, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन, आप अपने अपने घरों में सॉल्व कर लेना। SO4 2 नेगेटिव, जिनको नहीं आती तो एक निकाल के देख लेना, इसकी भी sp3 ही आएगी, तो काउंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सो I'm going to clear this। देखिए उसके बाद हमारे पास आता है D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन, कहीं पे भी आ जाए तो ऑप्शन में कई बार पूछ सकते हैं कि जी बताओ ये किस कंपाउंड में, ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। जितने आपने कोऑर्डिनेशन किए होंगे ना, तो वहां आपने इसको देखा होगा, अदरवाइज नॉर्मल कंपाउंड्स में ये नहीं होता। अब एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती भी है, देखिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 भी होती है। उसके बाद sp3d3 भी आपने देखी होगी कहीं पे। यहाँ ना क्वेश्चन बेस्ड, मैं सारा कुछ ये जो करवा रही हूँ दैट इज क्वेश्चन बेस्ड, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि विच डी ऑर्बिटल इज टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इन हाइब्रिडाइजेशंस में बताओ जी कौन सा डी ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, हमें क्या पता चलेगा। देखिए डी हमारे पास 5 तरह का होता है, dxy, dyz, dzx, dz2, dx2 माइनस y2, ठीक है। डी ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, तो इन पांचों में से हमें क्या पता चलेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो ये आपको पॉइंट टू रिमेम्बर याद रखना ही पड़ेगा, इसको 2-4 बार लिख के देख लेना, और इसके नीट जेईई में बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए DsP2 में हमारे पास dx2 माइनस y2 पार्ट करता है। इफ वी आर हैविंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे एक ही d ऑर्बिटल है और वो dz2 जाएगा। sp3d2 कितने ऑर्बिटल हैं d के 2, यहाँ कितने ऑर्बिटल हैं d के 3 जो कंबाइन कर रहे हैं। देखिए sp3d2 इसमें 2 d ऑर्बिटल हैं, दोनों हमारे पास ये वाले आएंगे, dx2 माइनस y2, dz2। देखिए ये दो याद रख लीजिए, dsp2 sp3d, ये दोनों ही उठा के मैंने यहाँ लिख दिए दोबारा। sp3d3 में ये सिंपल वाले आते हैं, dxy, dyz, dzx, और मेजोरिटी ऑफ जगह पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस।
ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग चीज है, ऐसा थ्योरी में हम बहुत कम पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ भी इस तरीके का पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक फैक्टर होता है लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। कैसे? अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और पानी के मॉलिक्यूल की, हमारे पास ना ये शेप है। अब देखिए, ये लोन पेयर के साथ भी रिपल्शन कर सकते, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इकट्ठा पेयर आ जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो रिपल्शन की पॉसिबिलिटी, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, तभी कंबाइन होके बॉन्ड बनाना, जब भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी बॉन्ड बनेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन थी। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो भी रिपेल करते हैं, बट वो कम एक्सटेंड पे करते हैं, और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत जगह पे आपके काम आएगी, कहीं क्वेश्चन आ जाए, चेंज इन बॉन्ड एंगल, change in bond angle that is directly proportional to electronic repulsion। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, वाटर उस से पेपर, मान लो ये है, आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो हमें अगर डायरेक्ट पूछा जाता है, वैसे तो ये मैंने पी ब्लॉक में सारे ट्रेंड लिख रखे हैं, फिर भी अगर कुछ ऐसा पेपर में आ जाता है जो बॉन्ड एंगल के ऊपर हो, तो याद रखिएगा बॉन्ड एंगल ना रिपल्शन पे बहुत डिपेंड करते हैं। और कौन सी रिपल्शन है? ये 3 तरीके की रिपल्शन है जो मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या मॉलिक्यूल में लोन पेयर है, तो इनमें सभी में 2-2 लोन पेयर होंगे, मतलब इन सभी की शेप ना ऐसी ही होती है, और कहने का मतलब यहाँ पे 2-2 लोन पेयर है। ठीक है, तो हर जगह ही लोन पेयर की रिपल्शन भी होगी, ये भी होगा, ये भी होगा। अब ऑक्सीजन जैसे है, ठीक है, ऑक्सीजन है हमारे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से ये एक ही ग्रुप में रहते हैं, उस से टेपो, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ये 16th ग्रुप के। अब हमें पता है नीचे आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। जो ये बॉन्ड है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ऐसे होती है, जो बराबर ऐसे ऐसे रहती है, बराबर होनी चाहिए, बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सारा का सारा क्लाउड अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने की वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी यहाँ पे आ गई, इलेक्ट्रॉन के पास, ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने से होता क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में है, तो ये और ये आपस में रिपेल करने शुरू कर देंगे। तो मैंने क्या लिखवाया? चेंज इन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन। और सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके केस में होंगी? ऑब्वियसली इसके केस में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इस बॉन्ड की होनी चाहिए थी वो यहाँ इसके पास हो जाती है। और यहाँ पे जो रिपल्शन है लोन पेयर के साथ सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा रिपल्शन इसने अपने आप को अगर स्टेबलाइज करना है, तो वो एक दूसरे इस सभी चीजों को दूर दूर स्टेबल करेगा, कि ये आपस में रिपल्शन करें भी तो थोड़ा सा एक लेवल तक वो स्टेबल हो जाए। तो जितनी ज्यादा रिपल्शन उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल, तो इस चीज को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आ जाए, तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साथ में ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यही रीजन होगा कॉमन पी ब्लॉक में। ठीक है, तो दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद अच्छा जी, अगर आपके पास ना कुछ ऐसा दे दिया, मान लीजिए कोई एक तरफ आपको अनचार्ज स्पीसीज दी है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं है,
एक तरफ आप आपको कोई चार्ज स्पीसीज दे दी, कैसे रिलेट करेंगे? मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा फ्लोरीन F2, यहाँ मैंने लिख दिया F नेगेटिव, ठीक है, यहाँ अकेला फ्लोरीन लिखा या F2 लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया नेगेटिव। याद रखिएगा अगर आपने स्टेबिलिटी की बात करनी है तो दिस वन इज मोर स्टेबल। अनचार्ज वाला हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होगा दैट विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, इस एक फैक्टर और मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये भी क्वेश्चंस में बड़ी जगह काम आता है। अगर आपको पूछी जाए किसी भी चीज की स्टेबिलिटी, ये ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी भी होगी, ठीक है। जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल और उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी इन दोनों फैक्टर्स पे काम करती है। कोई चीज जितनी ज्यादा स्टेबल है, मान लीजिए ये कोई एक स्पीसीज है जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या वो रेक्ट करेगी? अगर वो स्टेबल है, अगर हमें जॉब मिल जाए तो क्या हम दोबारा पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्टेबल हैं। अगर ये स्टेबल है तो क्या ये रिएक्शंस करेगा? नहीं करेगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेक्टिविटी? क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे कि आपको कुछ स्ट्रक्चर दे देंगे कि बताओ जी इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, एक में रेजोनेंस नहीं होगा, तो बताओ जी कौन ज्यादा रेक्टिव है, ठीक है। तो याद रखिएगा जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे हमारी रेक्टिविटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, तो ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम आई ऑलरेडी कन्वेड दिस थिंग टू यू। अब यहाँ पे एक चीज और है जो मैंने आपको डिस्कस करनी है, वो ये है, देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। तो याद रखिएगा, पर ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, देखो ऐसा तो कोई इसका नहीं पता, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो, वो हमारे पास होते हैं पॉलीसेंट्रिक। एटम की बात है तो वो एटम पे ही कंसेंट्रेट रहेगा तो मोनोसेंट्रिक। मॉलिक्यूल है बहुत बड़ा तो वो अलग अलग जगह पे सेंटर बना सकता है, तो दिस इज पॉलीसेंट्रिक। याद रखिएगा जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हमारे पास होनी है वो किस अप्रोच के थ्रू होती है, ये पेपर में पूछते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक ऑर्बिटल जब कंबाइन करता है एक प्रॉपर उसकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उनकी एनर्जी सेम हो, जैसे 2p वाला 2p के साथ इजीली कंबाइन करेगा, बट 2p वाला 5p के साथ कभी कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि जो LCAO अप्रोच कहती है कि इनकी ओरिएंटेशन, इनकी शेप, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन करने की, तो इनकी एनर्जी, इनकी शेप, इनके ऑर्बिटल, इनकी ओरिएंटेशन सब कुछ सेम है, तो इजीली H2 बनेगा। अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन ने, मान लीजिए मैं लिख दूं पोलोनियम, इसके साथ कंबाइन करना है और ये बॉन्ड बना ले, तो ये डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनकी एनर्जी में, इनके ऑर्बिटल्स में, इनकी ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताते हैं, ठीक है। अब एक चीज और जहां से बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, सो लिसन केयरफुली। अगर हमारे पास अप टू नाइट्रोजन मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक आपने ये सीरीज फॉलो करनी है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, ये दोनों बराबर हैं, पहले ये फिल होता है फिर ये फिल होता है। उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये 14 इलेक्ट्रॉन तक कोई भी स्पीसीज आ जाए आपको, आपने यही तरीके से उसकी फिलिंग करनी है। बट अगर आपको 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, नियोन 2 आ जाए, यस,
तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है, तो आपने उसकी जो फिलिंग करनी है वो इस तरीके की सीरीज से करेंगे। और अगर पिछली को देखें, यहाँ सिग्मा 2pz आगे आ गया जो पीछे वाली में दूर था, ठीक है, तो चेंज कर देनी है इन दोनों चीजों की पोजीशन। अब क्वेश्चन कहां से आते हैं, लिसन केयरफुली, आपको पूछा जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। एनबी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब अगर किसी को नहीं भी आता तो आपने याद रखना है, जो स्टार वाले मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे ये स्टार वाले हैं, ये भी स्टार वाला है, ये स्टार वाला है, ये भी स्टार वाले हैं, जो स्टार वाले हमने मेंशन किए हैं ऊपर, वो है एंटी बॉन्डिंग, इनकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। और जो विदाउट स्टार लिखे हैं हमने, विदाउट स्टार, वो क्या है हमारे पास, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको मैं करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए, देखो, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर इज बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर है उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, मोर इज द स्टेबिलिटी। याद रखिएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके साथ मैं एक चीज और मेंशन कर रही हूं, ग्रेटर इज बॉन्ड एनर्जी। अगर किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड। ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाती है ये दोनों चीजों को, बॉन्ड ऑर्डर लिखा हो या बॉन्ड एनर्जी दिया हो, जिसकी ज्यादा वो ही ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अगर कहीं पे नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर दे दिया या जीरो बॉन्ड ऑर्डर आपको गिवन है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। हमेशा पॉजिटिव वाले एग्जिस्ट करेंगे, नेगेटिव और जीरो वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक चीज और, बॉन्ड ऑर्डर है जो, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, that is directly proportional to stability, that is directly proportional to bond energy। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर इस बात के ऊपर आए हुए हैं, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, और ये तीनों चीजें बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज और, कोई भी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ जी ये स्पीसीज, जैसे मैं लिखूं कि O2 नेगेटिव, बताइए जी पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। ये कैसे पता चलेगा, आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, जो मैंने अभी अभी सीरीज लिखवाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज के अकॉर्डिंग। कैसे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए इसमें, ओ के कितने होते हैं, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, 16 + 2 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इस सीरीज के अकॉर्डिंग, आपने हर में 2 होते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इस तरीके से आपने सारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेनी है, और हर एक ऊपर 2 लिख सकते हो, 2 से ज्यादा की फिलिंग नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ एक का, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, अदरवाइज हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे ये। ठीक है, तो जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू राइट। देखिए, अगर हम बात करें, जस्ट वेट प्लीज, ऑक्सीजन की, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 16,
16 के लिए मैंने अभी अभी सीरीज लिखवाई थी आपको, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद कौन सी सीरीज लिखवाई थी आप करिए, मेरे को बताइए कि क्या फिल होगा। I have to check again. Just wait, please. Yes, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py 2 कितने भरने हैं हमने? 16 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14, 2 और आएंगे, 2 किस में जाएंगे? पाई, sorry, then it comes pi star 2px that is equal to pi star 2py। ये है तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो एक एक आप यहाँ लिख सकते हैं। कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, अगर बात आती है कि 17 इलेक्ट्रॉन की, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? 2 यहाँ भर सकते हैं, 1 यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, देखते जाइए। अगर हाँ जी मैम जिथे तुसी पाई स्टार, ठीक है, तो आपने जैसे 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 16 की फिलिंग हमने कैसे की? इस तरीके से कर दी। अब आपको जैसे ये लोग पूछेंगे कि 16 इलेक्ट्रॉन हो गए फिल आपके, तो अब आपने निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। देखते जाइए कैसे निकालेंगे। NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? जो बिना स्टार वाले हैं सबके नीचे आप ऐसे लाइन मार लीजिए, ये भी बिना स्टार वाला है, ये भी। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 4 6 8 10। ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हैं। बिना स्टार वाले कितने हैं? 2 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। सेम अगर आपको पूछा जाए O2 1 नेगेटिव का, तो क्या निकाल सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे? पहले ध्यान यहाँ पे ये जरूर लिखना है कि हमने 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर आपको दे दिया O2 2 नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, इसी सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस सिर्फ आपको ये सीरीज याद हो कि 14 इलेक्ट्रॉन तक हमने ऊपर वाली सीरीज को फॉलो करना है, 14 से ज्यादा आप नीचे वाली सीरीज यूज करेंगे। तो कितने भी इलेक्ट्रॉन हो हम आराम से फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं O2 की बात करती हूँ, तो यहाँ ना मेरा बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, इसी हिसाब से कैलकुलेट करने पे O2 1 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास आता है 2.5, O2 1 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 एंड O2 2 नेगेटिव का जब मैं कैलकुलेट करके आई तो मेरा आ रहा है 1। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी, दैट इज रिलेटेड टू विच थिंग। और मैंने एक चीज लिखवाई थी, किसके साथ लिखवाया था मैंने? मैं भूल गई, प्लीज बताइए। मैंने 3-4 चीजें लिखवाई थी आपको। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी and it is inversely proportional to stability। यही लिखवाया था। and this is inversely proportional, sorry I have written wrong, just wait। bond length and directly proportional to stability। ठीक है, ये चीज थी। अब हमारे पास देखो, अगर मैं पूछूं कैसे क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। आपको ना ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि बताइए विच वन इज मोर स्टेबल। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 2.5 है, इसका 1.5 है, इसका 1 है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी तो ज्यादा है। तो क्या आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना सकते हैं? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऑर्डर के हिसाब से O2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, देन O2 1 नेगेटिव, देन O2 2 नेगेटिव। जब बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकल गया, तो क्या आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बना सकते हैं? इसके रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के रिवर्स है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए।
तो अगर आपको स्टेबिलिटी का पूछा जाएगा तो स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर एक ही बात है, तो आप चेक कर लेना मैंने ठीक कन्वे किया है या नहीं, कहीं कुछ गलत ना लिख दिया हो। तो इसी ऑर्डर के हिसाब से आपने इसको कैसे निकालना, एक मैंने फटाफट तरीका बता दिया। और ये चीज रिमाइंड रखना क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। निकालने का तरीका आप लोगों को आता होगा, बट सीधा इस चीज को अप्लाई करना होगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर मैंने बोला कि CN का निकालिए बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, CN का कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आप निकाल लीजिए। जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज से भर लीजिए। सेम बॉन्ड ऑर्डर आप उसी फॉर्मूला से निकालेंगे और इस तरीके से आप इसकी स्टेबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, मैंने वैसे तो जब मैंने पहले पढ़ाया था तो मैंने बच्चों को बोला था कि ये आपको याद हो जाएंगे अगर आप इसको 2-3 बार लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि N2 जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा है। उसके बाद N2 2 नेगेटिव, ये हमारे पास इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है नाइट्रोजन के केस में, स्टेबिलिटी ऑर्डर। और स्टेबिलिटी ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड ऑर्डर भी तो उतना ही ज्यादा होता है। तो मैं इसको लिख के दिखाऊं, आपका बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है, इसका भी 2.5, इसका भी 2.5 और इसका 2। 2-3 बार लिख लोगे ना तो अब आपको याद भी हो जाएगा। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आता है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो 2-3 बार इसको लिख के देख लेना, क्वेश्चन विल बी डन, ठीक है। तो ये हो गया जहां से क्वेश्चन पेपर में आता है। यहां से एक क्वेश्चन और है जो आपको शेप्स के ऊपर आ सकता है। जैसे आपको दे दें ClF3 है जी, इसकी शेप क्या होगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे इसकी टी शेप्ड होती है। अगर मैं बोलूं जी BF3 मॉलिक्यूल है, बताओ जी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन के 4 ऑप्शन लिख लिए, तो हमें पता है कि sp2 है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। अगर आपको दे दिया मीथेन, बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन या शेप कुछ भी पूछेंगे तो ये पता है कि टेट्राहेड्रल है। ये कैसे याद करने हैं, मैंने उस टाइम भी आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट दिया था। तो अगर किसी बच्चे ने वो क्लासेस या पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी, मैं आज आपको एक चार्ट शेयर कर दूंगी, ठीक है। ऑलरेडी ये ग्रुप बीच में डाला भी हुआ है, फिर भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। ये आप लोगों ने उस चार्ट को पढ़ना है और चार्ट के अकॉर्डिंग ही इनकी शेप्स को याद करना है, क्योंकि अगर वो चार्ट याद हो गया तो शेप्स बड़ी इजीली याद कर पाओगे। एक ही पेज है वो, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, मैंने बड़े शॉर्टकट तरीके से इस चीज को करवाया था, तो आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज और जहां से इस चीज का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये ना इस तरीके का क्वेश्चन कभी पेपर में आया नहीं था, बट ये इस बार फर्स्ट टाइम इसका पेपर आया है क्वेश्चन, जो इस बार के लेक्चरर के पेपर में। तो देखिए मैं थोड़ा सा लिख के बताती हूँ कि वो चीज क्या है। इस बार का क्वेश्चन जो था वो आपका डाइपोल मूवमेंट पे आया था, और BSc की बुक देख लो, +1-2 की बुक देख लो, कहीं पे भी आपको ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत अलग सा था ये काम। देखिए एक तो आपको ये याद रहे कि मान लीजिए मैं लिख रही हूं ऑर्थोरिंग, एक लिखा मैंने मेटा, एक लिखा मैंने पैरा, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन इन्होंने लिया है तो हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिले। तो इसमें याद रखिए कि कभी भी ऑर्थो हमारे पास कुछ आ जाता है तो उसका ना नियर बाय, मतलब चाहे फ्लोरो दिया क्लोरो दिया, तो मतलब 2.5 के करीब करीब, मतलब सबसे ज्यादा ऑर्थो का होगा। उसके बाद मेटा की वैल्यू आती है, सबसे कम हमारे पास होती है पैरा की, ऑलमोस्ट 0। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऊपर की तरफ खींच रहा है उतना ही वो नीचे की तरफ खींचेगा, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होके पैरा हमारे पास 0 आ जाता है। तो याद रखिएगा ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा, देन मेटा, देन पैरा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, आई विल राइट, प्लीज गिव मी 1 मिनट। यस,
जब इस पर मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैं खुद से हैरान थी कि जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ भी याद करें आपको ना, इतना आप मैथमेटिकल वाले बच्चे शायद कर पाए क्योंकि ये मैथमेटिक्स में होता है। जो म्यू है, म्यू इज द डाइपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन लेक्चरर के पेपर में आया हुआ था। तो अब आप ये सोच लीजिए कि जो बच्चा +1 2 की या बीएससी की एमएससी कहीं पे भी बुक पढ़ लो, आपको ना ऐसा डायरेक्ट ये चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एंगल थीटा है, या मैं दे दूं आपको कि मेरे पास कंपाउंड BeCl2 है, बताइए जी इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, कैसे पता चलेगा हमें? देखिए हमें ये पता है कि जब कॉस थीटा, ठीक है, कॉस अगर 0 है, थीटा 0 है, तो ये वैल्यू ना हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम आता है। अब मैथ वालों को ज्यादा पता होगा, मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोगों मेरे से ज्यादा जानते हैं। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम आएगा। तो उस टाइम पे मैं इसको लिख सकती हूँ म्यू आर इज इक्वल टू म्यू वन प्लस म्यू टू, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन मैं लिखूंगी अगर थीटा मेरे पास 180 है तो हमारे पास जो म्यू वैल्यू है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस, और ये रिजल्टेंट सबसे मिनिमम आता है इस टाइम पे। तो जो क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर दिया गया था पेपर में, वहां ना ये वैल्यूज दे रखी थी, एंगल हमें पता था शेप के अकॉर्डिंग, तो हमें डाइपोल मूवमेंट निकालना था, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना था बेसिकली। तो ये याद रखिए, ये डाइपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो एक चार्ट जो मेरे था वो मैं शेयर कर दूंगी, बट एक बार मैं लेआउट भी आपको बता देती हूँ कि कैसे था। देखिए अगर कोई AX टाइप का मॉलिक्यूल है तो वो लीनियर होगा, और शेप जैसे मैं लिख दूं HF HCl। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल AX2 टाइप का है तो ये भी लीनियर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल CO2 CS2। अगर मेरे पास AX2 मॉलिक्यूल की बात करें तो वो बेंट भी हो सकता है, जिसको मैं V शेप लिखती हूँ, जैसे मैं लिख दूं वाटर। ठीक है, ये बहुत इजी वे में मैंने बनाया हुआ था, मैं थोड़ा सा एक बार आपको लेआउट दे रही हूँ। मान लीजिए AX3 है, AX3 का मतलब क्या है हमारे पास कि वो मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर पिरामिडल भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल टी शेप भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, अगर मैं लिखूं BCl3, पिरामिडल हो गया अमोनिया, टी शेप हो गया ClF3। ठीक है, सेम AX4, ये क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल। मैंने ऐसे बनाया वो चार्ट कि ये अगर कहीं पे भी आपको AX4 मिला वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि एक के पास अगर 4 बॉन्डेड होते हैं तो वो टेट्राहेड्रल ही होता है। अब आगे ना बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर तो लोन पेयर कोई भी नहीं है तो वो टेट्राहेड्रल ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आंखें बंद करके इसके ऊपर टेट्राहेड्रल लगाएंगे। अगर हमारे पास लोन पेयर 1 है तो क्या शेप बनेगी, अगर लोन पेयर 2 है तो क्या शेप बनेगी। हाइब्रिडाइजेशन आप जब भी निकालते हैं वो आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताता है, ये रिमेंबर रखने वाला पॉइंट है। हाइब्रिडाइजेशन आपको हमेशा मॉलिक्यूल की स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बताता है। कैसे, अगर मॉलिक्यूल से जो मैंने लिखा था फॉर्मूला, वेलेंस प्लस ये माइनस ये प्लस ये, अगर मेरा आंसर यहाँ से sp3 आ जाए तो मुझे पता है कि स्टैंडर्ड ज्योमेट्री sp3 के अकॉर्डिंग क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में, मान लीजिए मैं वाटर की बात करूं, तो हमें ये पता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम जब भी निकालेंगे वाटर की, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल के देख लेना, sp3 ही आएगी। बट अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर पड़े हैं तो जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से आती है ना, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे फिर, शेप, मतलब जहां पे भी वर्ड शेप लिखा होगा इसका मतलब वहां लोन पेयर होंगे ही होंगे। जैसे हम लिखते हैं पिरामिडल शेप, टी शेप, ठीक है, सीसॉ शेप, मतलब जहां पे भी शेप वर्ड यूज हो रहा है वो क्यों हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन जो थी वो तो स्टैंडर्ड थी,
वही स्टैंडर्ड ज्योमेट्री थी, उसके हिसाब से तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, बट एक लोन पेयर है, दो है, तीन है, उसके हिसाब से अलग अलग शेप्स बनती जाती हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ज्योमेट्री खराब हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। और एक चीज जो मैंने और बतानी थी आपको कि मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक में भी काम आएगा आपको। मान लीजिए ये है और ये है। मेरे को ये बताइए कि किस केस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। देखिए अगर आप ये देखेंगे, ये H एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो मैं लिख दूं कि ये ट्रांस है। यहाँ देख लो, ये बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप के अपोजिट है, यहाँ बड़ा ग्रुप बड़े ग्रुप के एक साथ है, H इसके साथ है, तो ये सिस है। याद रखिएगा कि हमेशा हमारे पास जो ट्रांस होता है, ठीक है, उसका जो हमारे पास क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, वो ज्यादा होगा। इस केस में ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चाहे ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए, तो याद रखिएगा जब भी दो ग्रुप हमारे पास अपोजिट इंडक्टिव करेक्टर के, देखिए अपोजिट इंडक्टिव करेक्टर के आ जाएं, ठीक है, दो ग्रुप अपोजिट इंडक्टिव फैक्टर के हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल में है, तो वहां ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस से ज्यादा होगा। अदरवाइज आप हर जगह पे ये देखते हैं कि सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। क्योंकि अगर मैं ये लिखूं, मान लीजिए सिंपल लिख रही हूं मैं, मान लो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक जगह पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो मैं किसका ज्यादा लिखूंगी? ऑब्वियसली मैं सिस का हर जगह ज्यादा लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इधर खींच रहा है, ये इधर, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ट्रांस का तो 0 आएगा। बट पॉइंट टू ट्विस्ट क्या है जो याद रखना है, जैसे इस मॉलिक्यूल में एक ग्रुप हमारे पास है, कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट ये शो कर रहा है, बट ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस आई शो कर रहा है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में दो ग्रुप्स हैं जिनका अपोजिट इंडक्टिव करेक्टर है, उस केस में ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा सिस के कंपैरेटिवली, जो ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि ये ध्यान ही नहीं होता। ये बहुत छोटा पॉइंट है, किसी बुक में नहीं लिखा होता, बहुत रेयर आपको मिलेगी इसकी एक्सप्लेनेशन, तो ये प्लीज याद रखिएगा। हो सकता है कि कुछ पेपर में ऐसा दे दें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। एक लास्ट में और चीज है जो मैंने पहले करवाई हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेशन। यहाँ ना 3 स्केल होते हैं, जैसे पॉलिंग स्केल, ठीक है, पॉलिंग स्केल हो गया, मतलब 2-3 स्केल हैं इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करने के, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए हैं, तो प्लीज इसको देख लेना, ठीक है। सो फ्रॉम माय साइड चैप्टर इज कंप्लीट। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लिसन केयरफुली, डाइपोल मोमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज है उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन, स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन आपको आयनिक करेक्टर और कोवलेंट करेक्टर का आ सकता है, जिसके जो है फजान रूल के ऊपर बेस्ड। फजान ये आता है क्वेश्चन, फजान रूल। उसके बाद बॉन्ड एंगल्स पे क्वेश्चन, ये चाहे आप पी ब्लॉक में लेके चलिए, चाहे यहां ले लीजिए, एक ही बात है। उसके बाद शेप्स पे क्वेश्चन, तो ये छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा है यहाँ पे करने वाली, बट चैप्टर छोटा है, हाइब्रिडाइजेशन। तो आज सभी को ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी इस चीज को नोट्स में से पढ़ेंगे एक बार। जितनी चीजें मैंने ये 5-6 चीजें यहाँ लिखी हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, प्लस जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको ढूंढ के करेंगे, तो दैट विल बी डन फाइन। सो एक चीज जो लास्ट में फजान रूल का मैंने नहीं बताया, तो आई विल एक्सप्लेन दिस। देखिए फजान रूल क्या कहता है, ये मैंने एस ब्लॉक में बता दिया था जब मैंने आपको करवाया था, बट आई विल रिपीट। स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, larger is the size of anion, more is the polarization power,
more is the covalent character, less is the ionic character, less is thermal stability, एंड लेस इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 1 से 2 नंबर का काम 100% आपको फजान के ऊपर, मतलब 2 क्वेश्चन मिनिमम बन जाते हैं इसके ऊपर। कैसे? अगर मैं लिखूं जैसे AlF3, AlCl3, AlBr3, ये मैंने एस ब्लॉक में करवाया था, ठीक है। तो मैं इसको बताती हूँ। अगर आपको मान लो इनमें से कुछ पूछा जाए कि बताओ जी कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा है, विच वन इज हैविंग मोर कोवलेंट करेक्टर, या विच वन इज हैविंग लेस आयनिक करेक्टर, विच वन इज हैविंग मोर थर्मल स्टेबिलिटी, इन चीजों के आंसर के लिए आपके माइंड में सबसे पहले आए कि हमें फजान रूल याद करना है। केटाइन कौन सा है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इट इज कॉमन, कॉमन को तो हमने देखना ही नहीं है। एनायन कौन सा है यहाँ पे? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। क्या लिखा है? स्मॉलर इज द साइज ऑफ केटाइन, बट केटाइन तो सभी में सेम है, तो उस लाइन को मैं कट कर देती हूँ। अब मैंने क्या देखना है? लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन। जितना एनायन का साइज बड़ा, एनायन का साइज किस में बड़ा होगा? आयोडीन के केस में। बड़ा किसके केस में है? आयोडीन के केस में। लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द पोलराइजेशन पावर, इसकी पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा, इसका कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा, इसका मतलब कोवलेंट करेक्टर इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ AlI3। इसके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। इस टाइम पे मैं आपको जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो बता सकती हूँ, बट मैं एक चीज आपको ये जरूर बोलूंगी कि अगर पेपर आपका आगे शिफ्ट होता है, पिछली वीडियोस अगर आपने समझ ली हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता था, जिनको ABC भी केमिस्ट्री की नहीं आती थी, बहुत प्यार से बहुत स्लो तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप वो चीजें जरूर देख लें, सो दैट उससे ही आपके कंसेप्ट बनेंगे। यहाँ मैं आपको ये चीज जरूर बता रही हूँ, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कह सकती कि मैं आप नहीं कर पाओगे, बट ये चीज जरूर होती है कि जब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना पीछे से, तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, इट इज